आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या है। भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। उसे ही भाषा कहते हैं। अब भाषा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहली है मौखिक भाषा, उसे ही हम कथित भाषा भी कहते हैं। दूसरी है लिखित भाषा, तीसरी है सांकेतिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा यानी कथित भाषा किस प्रकार से उपयोग में आती है। मौखिक भाषा मुख द्वारा कही जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दादा दादी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, बोलकर सुनाई गई कहानियाँ। दूसरा है शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना। अनेक नेता भाषण देते हैं, वो भी मौखिक भाषा में आता है। लेकिन मौखिक भाषा की एक विशेषता है कि बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता, ये दोनों ही आमने सामने होने चाहिए, तब इस भाषा को महत्व है और वो उसकी बात को समझ पाएगा। आगे वाला जो बोल रहा है वो श्रोता समझ सके, इसलिए दोनों का आमने सामने रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी है लिखित भाषा। जो लिखित भाषा है उसमें हम कई बार कोई चीज़ें बोल नहीं पाते हैं या बोलकर अपने विचारों को, भाव को व्यक्त नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, उसे लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा का उपयोग हम अपने मन के भाव को, विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे पत्र लिखकर हम किसी की शिकायत कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी बातें लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भाव या विचार मन में आते हैं तो उसको कविता के द्वारा, किसी कहानी के द्वारा हम लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गई लिखित भाषा। अब हम चलेंगे सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि ना ही हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, ना ही लिखकर। फिर हम अपने मन के भाव को कैसे व्यक्त करते हैं? केवल संकेतों के द्वारा। हम अपनी बात कहने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं। अगर कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो शिक्षिका उनको शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली रखकर संकेत देती है कि शांत रहिए, और बच्चे उस संकेत को भली भांति समझ जाते हैं। इस प्रकार से बच्चा किसी भी भाषा को न जानते हुए भी अपनी बात अपनी माँ तक पहुंचाता है। वो किस प्रकार से? संकेतों के द्वारा। अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद है तो वो उस चीज़ की ओर संकेत करेगा और कहेगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और माँ उसके बिना बोले ही देख कर उसके संकेतों को समझती है कि उसे क्या चाहिए। इस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस अनेक प्रकार के संकेत करता है, रुकने के लिए हाथ दिखाता है, गाड़ियों को निकलने के लिए हाथ दिखाते हैं। उसी प्रकार से ट्रेन को चलने से पूर्व हरी झंडी हिलाकर जाने का एक संकेत व्यक्ति देता है और ट्रेन चलती है। इस प्रकार से अनेकों संकेतों के द्वारा सांकेतिक भाषा उपयोग में आती है। सांकेतिक भाषा को हम देखकर समझते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा को उतना महत्व नहीं दिया गया। महत्व इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि कई बार व्यक्ति संकेत सही करेगा, लेकिन उसे समझने वाला, देखकर समझने वाले को उस चीज समझ में अगर नहीं आई तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता, मतलब गलत संदेश व्यक्ति के पास पहुंच जाता। इसलिए उसे भाषा में उतना महत्व नहीं दिया गया। जो मौखिक भाषा है उसे हम सुनकर समझते हैं, लिखित भाषा को हम पढ़कर समझते हैं, और सांकेतिक भाषा को हम देखकर समझते हैं। यहाँ तक आपको भाषा समझ में आ गई है। अब हम जानेंगे विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं या प्रमुख भाषाएं। विश्व की प्रमुख भाषाओं में सबसे पहले चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, ये मुख्य भाषाएं हैं। इसमें हमारी हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला चीनी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा हिंदी। इस प्रकार से हमने विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे भारत को बहुभाषी देश क्यों कहा जाता है। भारत को बहुभाषीय देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा
हमारे देश में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। 22 भाषाओं में जो भाषाएं आती है वो इस प्रकार से हैं: असमिया, उड़िया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, कोंकणी, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, सिंधी, हिंदी, मलयालम, संस्कृत। इस प्रकार की 18 भाषाएं पहले मान्यत हुई थी, जिसे भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उसके बाद में 4 भाषाओं को और स्वीकृति दी गई। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये भाषाओं को बाद में 4 जो भाषाएं थी इनको बाद में मान्यता दी गई। हिंदी की स्थिति क्या है? भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए हमारे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर एक कार्यालय में, स्कूलों में, कॉलेज में मनाया जाता है। हिंदी को सम्मान देने के लिए हर जगह इसे मनाया जाता है। हिंदी शासन की भी भाषा है और राजकाज की भी भाषा है। कई उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर शासन और राजकाज की भाषा की मान्यता उसे दी गई है। उसी प्रकार से पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर इसे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से हमारी हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और उसे इतना ही नहीं तो उसे संपर्क भाषा भी कहा गया है। जिस प्रकार से 2 भाषा बोलने वालों के बीच में जो संपर्क का साधन है वो है हिंदी, क्योंकि हिंदी सब कहीं बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और वो तमिलनाडु में पहुंच जाता है, उससे तमिल नहीं आती, तब भी वो तमिल वाले व्यक्ति से अपनी हिंदी में संपर्क साध सकता है। वो उसकी बात को तमिल वाला भी हिंदी के द्वारा, टूटी फूटी हिंदी द्वारा ही समझता है। मतलब क्या है कि ये 2 व्यक्तियों को, 2 भाषा भाषियों को जोड़ने का साधन भी है। मतलब यह क्या है? संपर्क भाषा भी है। इसीलिए हमारी हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। भाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के लोग संवैधानिक तौर पर करते हैं। जैसे पाकिस्तान की उर्दू तक हमने भाषा पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा, बच्चा सबसे पहले उस भाषा को बोलना सीखता है जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है। इसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा अर्थात मातृ, माँ के द्वारा बोली गई भाषा, इसे हम मातृभाषा कहते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर भाषा का लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि भविष्य में आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।